इसका निर्णय सरकार को करना है, ये विधायिका को करना है और राजनीतिक बिरादरी को इस बारे में एक राय बना के फैसला करना होगा। अब आप न्यायालय के कंधे से बंदूक चलाएं कि न्यायालय ने एक ऐसी स्थिति कर दी और अब हम बहुत पीछे चले गए, विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी वो खतरे में पड़ गई, ये गलत बहस है, निर्णय का अध्ययन नहीं किया गया है। दूसरा लीजिए आप आर्टिकल 21 को किस तरीके से करेंगे? यदि अगर सिद्धांत ये मान लें कि दो व्यक्तियों की बात है, दो अडल्ट हैं, वो कुछ भी करें तो एक व्यक्ति 5 के साथ रह लेगा। वो 5 भी अडल्ट है, ये व्यक्ति भी अडल्ट है और वो 6 के 6 कर देंगे, हमें कोई लेना देना नहीं। तो फिर आप समाज से, समाज रचना से और कानून व्यवस्था से उनका लेना देना नहीं। ये कैसे हो सकता है? मतलब यदि अगर सिविल सोसाइटी है, इसमें रेगुलेशन सफर करना पड़ेगा, उसी तरीके से राइट टू डाई का है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया कि नहीं? जो कानून में प्रावधान है सही है। मेरा कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला ये किधर जाता हुआ लगता है और इस पर क्या होना चाहिए? तो तुरंत इसमें 3 खास बातें हैं। एक तो सरकार की पूरी तरह अक्रमण्यता है। 2001 में जब याचिका हुई, आपको निर्णय लेना हो गया, उसके अलावा 2009 में मिल लिया आपने, और अब भी आपने ले लिया। पर ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है और जिसके बारे में चिंतन दुनिया भर में हुआ है। इंग्लैंड के अंदर ये नहीं है, अपराध नहीं है, और कई देशों में नहीं है, और उन्होंने चिंतन के बाद इसको नहीं किया है। उसका कारण ये रहा कि यदि अगर 376 है, जिसको हम रेप का कानून कहते हैं, रेप के लिए सजा 376 में, उसमें 2 अडल्ट के बीच में कंसेंशुअल कोई एक्ट हो गया तो अपराध नहीं है। इसमें क्या है कि 2 अडल्ट के बीच में कंसेंशुअल एक्ट हो गया तो अपराध है। क्यों है? दोनों में क्वालिटेटिव फर्क है। तो इसमें लोगों के मत तो अलग अलग रहेंगे। इस पर संसद में बहस होनी चाहिए, सभी प्रकार के मत आने चाहिए, और फिर जो निचोड़ निकले उसके आधार पर कानून बनना चाहिए। डिबेट से नहीं बन सकता। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस मामले में गलत नहीं है। जगदीप जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय। प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं ऑर्किड रेसिडेंसी, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी मंजर। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। सफारतकार की गिरफ्तारी मामले पर हिंदुस्तान ने ली अमेरिका की खबर। अमेरिकी सफारतकारों की मराद में की गई कमी। अरब लीग और हिंदुस्तान के बीच याददाश्त ताउन पर दस्तखत। हिंदुस्तान ने फिलिस्तीन कॉज की हिमायत का किया इरादा। और शाम में बागियों पर बशार अल असद की फिजाइया के हमलों में कई बच्चे हलाक। शेलिंग में कई इमारतें भी मुनहदम। खबरें तफसील से। सफारतकार की गिरफ्तारी मामले पर हिंदुस्तान ने अमेरिका की खबर ली। नई दिल्ली ने अमेरिकी सफारतकारों और उनके अहले खाना को हासिल मुराद कम कर दिए हैं। इसके साथ साथ उसने सफारत खाना और कौंसल खाने के सभी अमले से शनाख्ती कार्ड जमा करने को कहा है।
देवयानी खोब्रागडे की गिरफ्तारी मामले पर हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच ठन गई है। न्यूयॉर्क में नायब कौंसल जनरल देवयानी खोब्रागडे के साथ किए गए नाशाइस्ता सलूक पर यूं तो हिंदुस्तान सख्त एहतजाज पहले ही दर्ज करा चुका है और अमेरिका ने भी ये उम्मीद जताई थी कि इस एपिसोड का असर हिंद अमेरिका ताल्लुकात पर नहीं पड़ेगा, लेकिन वॉशिंगटन ने इस पूरे मामले पर मुआजरत खाही नहीं की, जिसका नई दिल्ली ने सख्त नोट लिया। नई दिल्ली ने अमेरिकी सिफारतकारों को हासिल खुसूसी मुराद कम कर दिए हैं। सिफारतकारों की एयरपोर्ट पास की सहूलत वापस ले ली गई है। इसके साथ साथ मशरूबात के इम्पोर्ट क्लियरेंस पर भी रोक लगा दी गई है। नई दिल्ली ने अमेरिकी सिफारतकारों को शिनाख्ती कार्ड जमा करने की हिदायत भी दी है। इतना ही नहीं, दिल्ली ने अमेरिकी सिफारत खाना और कौंसिल खाने में खिदमात अंजाम दे रहे हिंदुस्तानी मुलाजमीन को दी जाने वाली तनख्वाहों की भी तफसीलात देने को कहा है। अमेरिकी स्कूलों में बरसरे खिदमत टीचरों के वीजा की तफसीलात भी नई दिल्ली ने वॉशिंगटन को फराहम करने की हिदायत दी है। इन सब हिदायत के साथ साथ नई दिल्ली ने अमेरिकी सिफारत खाने के बाहर से सभी बैरिकेड्स हटा लिए हैं। Appreciate the steps the Ministry of External Affairs has taken. More steps should be taken against the United States until they give an unconditional apology for what is happening. हुकूमती सतह पर जारी इन सरगर्मियों के दरमियान देवयानी खोब्रागडे के वालिद ने वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात की। वजीर दाखिला ने उन्हें ये यकीन दहानी कराई कि देवयानी को इंसाफ दिलाने की हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी। उन्होंने मुझे ये बताया कि दे आर अवेयर ऑफ दैट, दे आर फुली कन्विंस्ड दैट माय डॉटर इज बीइंग अननेसेसरी ह्यूमिलेटेड, हरास्ड, इट इज अ क्लियर वायलेशन, खुर्शीद सेड दैट इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट व्हाट दे हैव डन, द वायलेशन ऑफ जिनेवा कन्वेंशन। सो गवर्नमेंट इज वर्किंग इन एवरी मैनर टू एंश्योर दैट नो हार्म इज डन टू माय डॉटर। इससे कबल अमेरिकी अरकान पार्लियामेंट के वक्त से वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे, कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी और बीजेपी के वजारत उज़्मा के ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने मुलाकात नहीं की थी। हत्ता के लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार और कौमी सलामती मुशीर शिव शंकर मेनन ने भी अमेरिकी वक्त से मुलाकात नहीं की थी। शायद ये पहली बार हुआ है कि अपने डिप्लोमेट के साथ हुई बदसलूकी पर भारत सरकार ने अमेरिका को चुनौती दे दी हो। अब शायद जाते जाते मनमोहन सरकार को इस बात का एहसास हुआ है कि चाहे आम नागरिक हो या फिर डिप्लोमेट, उनके साथ हुई बदसलूकी को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ शैलेंद्र वांगू, PTV न्यूज, नई दिल्ली। और भाई इस सिलसिले में मजीद गुफ्तगू के लिए बात करते हैं कमर आगा, जो पिरन उमूर के माहिर हैं। कमर साहब, आपका खैर मकदम है टीवी में। आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को, दिन भर मीडिया में चीजें चल रही हैं। जिस तरह से हिंदुस्तान ने कदम उठाया, जो रवैया दिखाया है अमेरिका के तई, आगे चल आपको नहीं लगता कि ये देर से उठाया गया कदम है? देखिए, पहले कोशिश की जा रही होगी कि डिप्लोमेटिक लेवल पे, सफारत लेवल पे मसला हल हो जाए, और कोशिश ये की गई थी। अमेरिकन एम्बेसडर को फौरन बुलाया गया था दिल्ली में, साउथ ब्लॉक में, फॉरेन सेक्रेटरी ने, और उनसे अपना प्रोटेस्ट भी लॉन्च किया था उनके खिलाफ। लेकिन जब उन लोगों ने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया, तो ये मजबूरन, मैं समझता हूँ कि ये इतना सख्त कदम उठाया गया। दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि अफसोस की बात यह है कि ऐसे वक्त में हुआ जबकि हिंदुस्तान अमेरिका की हर तरह से मदद कर रहा था। यहाँ तक कि जब हामिद करजाई साहब दिल्ली आए तो उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने उनसे गुजारिश की कि अमेरिकन ट्रूप्स को वहां रखने की इजाजत दे दी जाए ताकि पीस, अमन और शांति बरकरार रहे। फिर उसके अलावा हमारे इतने ज्यादा गहरे ताल्लुकात पिछले 10 साल में बन गए हैं। इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के बाद से लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। डिफेंस के हैं, कोऑपरेशन बढ़ गया, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो गया अमेरिका हमारा। इस तरीके से ट्रेड हमारा लगातार कारोबार बढ़ता चला जा रहा है। तो इस ऐसे मौके पे इस तरह की हरकत होना, इससे थोड़ा सा यहाँ पे काफी गुस्सा है लोगों के दिल में, जिसकी वजह से आया। और मैं समझता हूँ बहुत मजबूरी के हालात में हिंदुस्तान ने इतने सख्त कदम उठाए। दूसरी चीज ये है कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में एक चीज होती है, वो खुद अकेले डिसीजन लेंगे। वो बिल्कुल बैनुल अक़वामी जो
امور ہیں یا بین الاقوامی جتنی کنونشنز ہیں، جنیوا کنونشنز ہیں، اس کا وہ بالکل خیال نہیں کرتے، ہمیشہ وائلیٹ کر دیتے ہیں. یونیلیٹرلزم ہے، یہاں تک کہ UN سیکیورٹی کاؤنسل کی بھی انہوں نے بات نہیں مانی اور سیدھا انہوں نے عراق کی جنگ کی، جبکہ سیکیورٹی کاؤنسل کا ریزولوشن اس کے خلاف تھا. اسی لیے عراق کی جنگ کو کہا جاتا ہے کہ آکوپیشن کہا جاتا ہے، قبضہ ان کا دکھایا جاتا ہے. اور یہ ایکسیپشنلزم بہت دکھاتے ہیں امریکن کے، وہ الگ ہیں، ایکسپٹ ہیں، سب سے الگ ہیں. ان سب چیزوں پہ وہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ اس طرح کے حالات بنے. جس طرح سے ہندوستان کا یہ رد عمل رہا ہے، امریکہ کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے آگے؟ دیکھیے، اتنے گہرے تعلقات ہیں دونوں دیشوں کے بیچ میں. میں سمجھتا ہوں کہ ہائی لیول پہ یہ بات چیت اب اٹھے گی اور ہندوستان کو جو کچھ کرنا تھا ان کو بتا دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان چاہتا ہے کہ کم سے کم یہ معافی مانگے، معافی نہیں تو کم سے کم انگریزی میں ایک لفظ سوری کا کہنے کا، یا یہ کہیں کہ مسٹیک ہوئی، اور فوراً میں سمجھتا ہوں اس پہ ان کو انکوائری سیٹ اپ کر دینی چاہیے اور سیٹ اپ کر کے جو اس کے خلاف مقدمہ چلا ہے اس لڑکی کے خلاف، اس کو واپس لے لینا چاہیے. یہ چیزیں، یہ 3 چیزیں ہیں بیسک ہندوستان کی ڈیمانڈ کی. اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو جلدی ہو جائے گا، نہیں تو کچھ وقفہ بھی اس میں لگ سکتا ہے، کیونکہ امریکن معافی مانگنے میں بہت ٹائم لیتے ہیں. معافی تو وہ مانگتے نہیں آسانی سے. ہو سکتا ہے یہ کہہ دیں کہ غلطی ہوئی یا کچھ اس قسم کا ہوا. سابق میں ہم نظر ڈالیں قمر صاحب، چاہے وہ جارج فرنانڈس کا معاملہ ہو، APJ عبد الکلام کا معاملہ ہو، اتنی ڈپلومیٹک بڑی بڑی پرسنالٹیز ہیں. ایسے میں امریکہ ہندوستان کے عام آدمی کے ساتھ اس طرح کی حرکت نہیں کر رہا، ڈپلومیٹس کے ساتھ کر رہا ہے. تو کیا ہندوستان کی طرف سے جو دلمل رویہ دکھایا گیا ہے اب تک، یہ ایک وجہ رہی کہ امریکہ منمانی کرتا ہے ڈپلومیٹس کے ساتھ ہندوستان کے؟ دیکھیے، وہ ڈپلومیٹس ہندوستانی نہیں، بہت سے ملکوں کے ساتھ اس طریقے سے حرکتیں کرتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ بہت دنوں سے ایسی حرکتیں ہو رہی تھیں. جارج فرنانڈس صاحب کے ساتھ ہوئی، پریزیڈنٹ APJ کے ساتھ ہوئی، پھر اس کے علاوہ انڈین سفیر کے ساتھ وہاں جس طریقے سے اس کو سرچ کیا گیا اس سے پہلے، پھر اس کے علاوہ فلم ایکٹرز کے ساتھ شاہ رخ خان صاحب کے ساتھ جس طریقے کی حرکت کی گئی کہ گھنٹوں ان کا انٹروگیشن کیا گیا. سب معلوم رہتا ہے. ان لوگوں کے پاس معمولی پاسپورٹ نہیں ہوتے، ان کے پاس جو پاسپورٹ ہوتے ہیں ڈپلومیٹک، ان سب لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہوتے ہیں اور اس پہ لکھا رہتا ہے ان کی پوزیشن. یشونت سنہا صاحب جب فارن منسٹر تھے تو ان کے ساتھ لائن میں ان کو لگا کے کافی دیر ان کا انٹروگیٹ کیا، ان سے سوالات پوچھے گئے. تو یہ اس طرح کی حرکت تو لگاتار کرتے چلے جا رہے تھے، جس سے یہاں پہ کافی اریٹیشن، ایک لفظ انگریزی میں یہاں بڑھتا چلا جا رہا تھا لوگوں کے دل میں. اور یہ جب اس لڑکی کے ساتھ ہوا، وہ بھی ایسا کہ وہ اپنی بچی کو اسکول چھوڑنے گئی تھی. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے امریکن لا کے حساب سے کچھ اگر اس نے غلط کیا تھا تو اس کے طریقے ہیں سالو کرنے کے. آپ ڈپلومیٹک لیول پہ کر سکتے تھے بات. اس کے پاس امیونٹی ہے، اس امیونٹی کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ سارے امریکن ڈپلومیٹس کو یہ امیونٹی ملی ہوئی ہے. سیلری کا جہاں تک مسئلہ ہے کم ہے، تو یہاں پہ کیا امریکن ڈپلومیٹ سے ہندوستانی جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ڈرائیورز یا کلرکس یا کیا ان کو امریکہ کے حساب سے سیلری دیتے ہیں؟ نہیں، وہ بھی نہیں دیتے ان کے حساب سے. وہ بھی تو ایک وائلیشن ہے. ان سب باتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہو گیا ہے، اس کو زور سے مطلب اس پہ زور دینا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ ہمارے اپنے رولز ہیں، ریگولیشن ہیں، لاز ہیں، ہم اس کے حساب سے بھی چلتے ہیں. اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کا طریقہ ہے سالو کرنے کا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ہتھکڑی اس کے ہاتھ میں ڈال دیں اور لے جا کے رکھیں. یہ ینگ لڑکی تھی، بہت اس کی وجہ سے وہ میں سمجھتا ہوں اور زیادہ ہو گیا. اور جس طرح کی خبریں آ رہی تھی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دیویانی کو عام مجرموں کے ساتھ رکھا گیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. وہ ایک ڈپلومیٹ ہے، ڈپلومیٹ کے ساتھ کافی پروٹوکالز ہوتے ہیں اور ہندوستان بہت پروٹوکالز پہ دھیان دیتا ہے. بڑی انتہا یہاں پہ دھیان دیا جاتا ہے. ہر قسم کی فیسلٹی، جتنے بھی ڈپلومیٹس ہوتے ہیں ہندوستان کے اندر، ان کو سب طرح کی فیسلٹیز دی جاتی ہیں، ان کی بڑی رسپیکٹ کی جاتی ہے. اگر کوئی ایسا، دیکھیے اس سے پہلے جب اٹالین 2 میرینز ایک مرڈر کیس میں پکڑ گئے تھے ساؤتھ میں، تو ان کو ہندوستان لایا گیا واپس اور پھر ان کو اجازت دی گئی. سپریم کورٹ نے ان کو دوبارہ سے بلوایا، اجازت دی گئی کہ وہ ایمبیسی میں رہیں.
बल्कि जेल में ना रहे, उनको जेल में नहीं रखा गया कि एम्बेसी में रहे जब तक केस चल रहा है, जब तक प्रूफ नहीं होता, वो आते रहे कोर्ट में, जब भी जरूरत होती है कोर्ट वो जाते हैं, और एक बहुत रिस्पेक्टफुली तरीके से उनके साथ किया गया। तो हमारा बिहेवियर इस तरह का था और उसमें ऐसा हो जाना, ये एक समझ से बाहर बात है। जी, इस तरह के मामलों में प्रोटोकॉल होते हैं, कई ज़वाबित होते हैं, तरीक़ेकार होते हैं काम करने के, लेकिन इसका पासो लिहाज नहीं रखा जा रहा है। तो हिंदुस्तान के सामने क्या रास्ता है कि दो टूक जवाब में अमेरिका को बताया जाए कि आइंदा ये चीज ना हो, तो हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए आगे जाके? देखिए, हिंदुस्तान ने जो आज स्टेप्स लिए हैं ये बहुत सख्त स्टेप्स हैं। ये मेरा ख्याल है पहली दफे उनकी हिस्ट्री में ऐसा हुआ होगा कि किसी भी मुल्क ने इस तरीके से उनके कार्ड्स वापस ले लिए, वहां पे जो बैरिकेड्स किए थे उनको हटा दिया एम्बेसी के बाहर, यहाँ पे यही नहीं बल्कि कलकत्ता, बॉम्बे और जहां जहां काउंसुलेट है वहां पे भी इस तरह का किया गया। उनकी जो एक्सेस थी एयरपोर्ट के अंदर उसको भी विड्रॉ कर ली। ये बहुत सख्त इक़्तिदाम है। मैं समझता हूँ कि इससे बहुत सीरियस मैटर जाएगा। इसका असर होता दिखाई दे रहा है, हो सकता है इसकी रद्दमल सामने आए, इसका असर होगा आगे जाके? जी, मेरा ख्याल है कि जरूर होगा। और यही नहीं बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो कन्वेंशन है, जिनीवा कन्वेंशन, इसके ऊपर फिर से बातचीत की जरूरत है। तो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दूसरे मुल्क भी मिलकर, ये कन्वेंशन काफी पुराने हैं, 50s के हैं, 60s के हैं, इसमें अमेंडमेंट हुए हैं, काउंसलर और सफारत के अलग अलग हैं, इनके ऊपर दोबारा गौर करने की भी जरूरत है और मुश्तरका दबाव डालने की भी जरूरत है। मैं समझता हूँ कि बहुत से मुल्कों के साथ इस तरह के पाकिस्तान में भी हो चुका है। उनके एक CIA ऑपरेटिव ने वहां पे एक आदमी को मार डाला था, तो उसके बाद फौरन अमेरिका ने कहा था उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मौजूद है, जबकि उसके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी उस वक्त नहीं थी। और बाद में वहां पे ये केस काफी दिन तक चलता है। अभी एक तरह से इस मामले पर अमेरिका को गौर फिक्र करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है गौर फिक्र करना, ये एक्सेप्शनलिज्म, आइंदा इस तरह के मामले ना हो और आपसी रिश्ते खराब ना हो। जी, शुक्रिया खमर आगा साहब हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर खमर आगा साहब, तफसील से इस पर रोशनी डाल रहे थे। एक बार इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए, इस पर तरीक़ेकार होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। जिस तरह से हिंदुस्तान ने ये कदम उठाया, रवैया दिखाया है, बहुत ही शायद पहली बार, जैसा कि उन्होंने कहा कि कड़ा रवैया हिंदुस्तान ने दिखाया है अमेरिका के तई। इस पर आगे जाकर रिश्ते खराब न हो, सलीके से इस पर गुफ्तगू हो, इस सारे मामले को सफारती सतह पर हल किया जाए। और वहीं बीजेपी ने इस पूरे मामले को अफसोसनाक करार दिया है। उसने इस सिलसिले में हुकूमत से मुनासिब कार्रवाई करने की बात कही है। बड़े के साथ न्यूयॉर्क में वहां की पुलिस ने और वहां के प्रशासन ने जो आचरण किया है उसकी हम पूरी भर्त्सना करते हैं। ये वियना कन्वेंशन की भावनाओं के प्रतिकूल है। जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया और जिस प्रकार से उनको हवालात में ड्रग एडिक्ट्स के साथ रखा गया जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, और जब वो महिला है, ये तो शर्मनाक है और बर्बरता है। हम इसकी पूरी भर्त्सना करते हैं। ये घटना पहले नहीं हुई है। पहले भी भारत के पूर्व राष्ट्रपति के साथ हवाई अड्डे पर ऐसा व्यवहार किया गया जो मर्यादाओं के विपरीत था। कई लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए लोगों के वीजा के मामले में जो कार्रवाई की गई है वो देश ने देखा है। और अब भारतीय राजनयिकों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, हम अपेक्षा करेंगे कि भारत सरकार इस मामले को पूरी गंभीरता से लेगी। आलमी मंजर में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। प्राइड इंडिया की जानिब से प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं आबादी के बीचों बीच खूबसूरत गेटेड कम्युनिटी ऑर्किड रेसिडेंसी, जिसमें आलिशान घर सिर्फ 18 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 5,000 रुपए फी गज। संतोष नगर से सिर्फ 5 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेसिडेंसी, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। छोड़ो का दर्द, पीठ दर्द, लूरामेट जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। याद रखिए, दर्द है तो लूरामेट है ना। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना, आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना।
च्यवनप्राश खाओ या ना खाओ, पर बादाम प्राश जरूर खाओ। बादाम, केसर, पिस्ता का एक मुरक्कब जो बदन में रखे ताकत को बरकरार। न्यू शमा का बादाम प्राश। आलमी मंजर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अमेरिका को मतलूब CIA के साबिक अहलकार एडवर्ड स्नोडन ने मुस्तकिल सियासी पनाह की शर्त पर अमेरिकी जासूसी की तहकीकात में ताउन की पेशकश की है। ब्राजील की अहम शख्सियतों के फोन कॉल्स की निगरानी की तहकीकात में ताउन की स्नोडन ने पेशकश की है। अमेरिका की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक की जासूसी का अफशा करने वाले CIA के साबिक अहलकार एडवर्ड स्नोडन ने ब्राजील की आवाम को एक खुला खत लिखा है। एडवर्ड स्नोडन ने अमेरिका की जानिब से ब्राजील की जासूसी के मामले की तहकीकात में ताउन की पेशकश की है। इसके लिए स्नोडन ने सियासी पनाह देने की शर्त रखी है। ब्राजील के एक मौखर अखबार ने स्नोडन का खत शाया किया है। स्नोडन का कहना है कि ब्राजील की हुकूमत की जानिब से जासूसी की सख्त मजम्मत से वो बहुत मुतासिर हुए हैं। याद रहे कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से इंटरनेट के जरिए पैगामात और फोन मवासलात की बड़े पैमाने पर जासूसी को ब्राजील ने खूब तनकीद का निशाना बनाया था। सदर के मोबाइल कॉल्स की निगरानी पर भी ब्राजील ने शदीद बरहमी का इजहार किया था। ब्राजील के कानून साजों ने जासूसी की तहकीकात के लिए स्नोडन की मदद लेने की तजवीज पेश की थी। ट्रांस अटलांटिक फाइबर ऑप्टिक को हैक करके ब्राजील की अहम शख्सियतों के फोन कॉल्स की निगरानी की जा रही थी। स्नोडन ने अपने खत में कहा कि मुझे जहां सही लगा मैंने कानून के दायरे में रहते हुए ब्राजील को मदद फराहम करने की ख्वाहिश जाहिर की। ताहम बदकिस्मती से अमरीकी हुकूमत ने जासूसी की तहकीकात में रुकावटें पैदा करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। ब्राजील के अखबार में स्नोडन के बयान का पुर्तगीजी तर्जुमा शाया किया गया है। स्नोडन के असल बयान को अखबार ने अपनी वेबसाइट पर भी शाया नहीं किया है। स्नोडन का कहना है कि जब तक उन्हें कोई मुल्क मुस्तकिल तौर पर सियासी पनाह नहीं देता तब तक अमरीकी हुकूमत उनकी जुबान बंद कराने की हर मुमकिन कोशिश करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। अरब लीग और हिंदुस्तान ने बाहमी ताउन को परवान चढ़ाने के लिए याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं। हिंदुस्तान ने फिलिस्तीन कॉज की भरपूर हिमायत का इआदा किया है। 22 ममालिक पर मुश्तमिल अरब लीग और हिंदुस्तान ने बाहमी मफाद, इलाकाई और बैनुल अक़वामी मौज़ूआत पर मुज़ाकरात किए। शाम की सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन भी मुज़ाकरात का मौजू रहा। I've conveyed our steadfast support to the Palestinian cause and expressed our support for the role played by the League in partnering the Middle East peace process towards establishment of the State of Palestine with East Jerusalem as its capital. अरब लीग और हिंदुस्तान ने मुख्तलिफ मैदानों में बाहमी ताउन को फरोग देने का फैसला लिया है। हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद और अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल नबील अल अरबी ने आला सतह पर सियासी रवाबित के लिए मुरत्तब करदा नए तरीक़ेकार पर रजामंदी का इजहार किया है। अरब लीग में शामिल ममालिक और हिंदुस्तान के बीच ताल्लुकात के फरोग के लिए आला सतह पर सियासी रवाबित को परवान चढ़ाने का मंसूबा है। तिजारत, सरमायाकारी और दीगर मैदानों में भी बाहमी ताउन को बढ़ाने का फैसला लिया गया। बाहमी ताल्लुकात को परवान चढ़ाने के मकसद से अरब लीग और हिंदुस्तान ने ताउन के फरोग की याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। सकाफती और तवानाई शोबों के अलावा दीगर शोबों में आइंदा 2 सालों तक बाहमी ताउन के लिए अरब लीग और हिंदुस्तान के बीच एक याददाश्त मफाहमत पर भी दस्तखत किए गए हैं। याददाश्तों पर दस्तखत के बाद अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल नबील अल अरबी ने हिंदुस्तान और अरब लीग में शामिल ममालिक के बीच मुमासिलतों को गिनवाने की कोशिश की। The background of the two areas here in India and in the Arab world are similar. We all came out of colonialism and maybe the same colonizer sometimes, and we are looking for the future to have our rights and to play a role in building the world. याद रहे कि अरब दुनिया के बेशतर ममालिक से हिंदुस्तान के काफी अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। आइंदा साल कुवैत ऐसी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करना चाहता है जहां हिंदुस्तान की सरकर्दा यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर और आला ओहदेदार अपने अरब हम मनसबों के साथ तबादले ख्याल करेंगे। अरब ममालिक और हिंदुस्तान के बीच $110 बिलियन से जायद की तिजारत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके बॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीजन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। च्यवनप्राश खाओ या न खाओ, पर बादाम प्राश जरूर खाओ। बादाम, केसर, पिस्ता का एक मुरक्का जो बदन में रखे ताकत को बरकरार। न्यू शमा का बादाम प्राश। देवभूमि के समग्र विकास के लिए उत्तराखंड सरकार की पहल। 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके दैनिक संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण का राज्य सरकार ने लिया फैसला। 14 दिसंबर 2013 कट ऑफ डेट तय होने से कर्मियों को मिलेगा सीधा लाभ। वर्ग 4 की जमीन पर अब लोगों को मिलेगा मालिकाना हक। वर्ग 4 की जमीन का अब हमको मिलेगा मालिकाना हक। इस फैसले का हम सम्मान करते हैं और सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। पूर्व सैनिकों के लिए सरकार ने राज्य में भवन कर को पूरी तरह किया माफ, तो सैनिक विधवाओं के आवास के लिए अनुन्वय 1 लाख की राशि बढ़ाकर की 2 लाख। ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। कम से कम इस सरकार ने इस बार तो सैनिकों के बारे में कुछ सोचा और हम उनका धन्यवाद करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय में फिर किया 1000 का इजाफा। पुलिस कर्मियों के लिए पौष्टिक आहार भत्ते में 20% की बढ़ोतरी का भी राज्य सरकार ने लिया फैसला। राज्य के विकास के लिए वचनबद्ध है उत्तराखंड सरकार। आलमी मंजर में एक बार फिर आपका खैर। शाम के हलब सूबे में असद हामी फौज ने आज मुतवातिर तीसरे रोज भी बमबारी की। बरतानवी इंसानी हकूक इदारे सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक शामी फौज की कार्रवाई में कम से कम 15 अफराद मारे गए हैं। पीर के रोज शामी फौज के फजाई हमलों में 28 बच्चों समेत 76 अफराद मारे गए थे। इन हमलों में कई इमारतें मुनहदिम हो गई हैं। हलब शाम का सबसे बड़ा शहर है और हलब के बेशतर इलाकों पर बागी जंगजुओं का कंट्रोल है। कीमियावी हथियारों के इंसदाद की आलमी तंजीम OPCW ने शाम में कीमियावी हथियारों की तबाही के मंसूबे को मंजूरी देने के लिए मीटिंग की। हेग में तंजीम के हेडक्वार्टर पर मुनक्कदा मीटिंग में आइंदा साल के वस्त तक शाम के आसाब शिकन कीमियावी हथियारों और जहरीली गैसों को तबाह कर देने के लिए मुद्दत कार पेश की जा रही है। हालांकि कीमियावी हथियारों की तबाही के मंसूबे का बेशतर हिस्सा मंजर-ए-आम पर आ चुका है, लेकिन मंसूबे की तफसीलात को आज मंजूरी दी जा रही है। मौलिक और जहरीले कीमियावी मादों को अमेरिका के एक बहरी जहाज पर तबाह किया जाएगा। डेनमार्क और नॉर्वे ने भी हथियारों की तबाही के लिए समुद्री जहाज मुहैया कराने की पेशकश की है। मशरक़ लिबनान में हिजबुल्लाह के बेस के करीब कार बम धमाका हुआ है। धमाके की नौइयत और महलूकीन की तादाद के ताल्लुक से मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। लिबनान के दूर दराज और निस्बतन गैर आबाद इलाके में धमाके का ये वाक़या पेश आया। लिबनान की कौमी खबरसाई एजेंसी ने इसे खुदकुश हमला करार दिया है। खबरसाई एजेंसी ने महलूकीन की तादाद नहीं बताई है, ताहम कहा है कि धमाके में हिजबुल्लाह के अरकान और आम शहरी मारे गए हैं। जर्मनी की पार्लियामान ने मुसलसल तीसरी मियाद के लिए एंजेला मर्केल का चांसलर के तौर पर इंतखाब किया है। 3 महीने कबल इंतखाबात में किसी भी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली थी, जिसके बाद यूरोप की सबसे बड़ी मईशत जर्मनी में मखलूत हुकूमत बनी। मर्केल अब ऐसे हुक्मरान इत्तेहाद की क़यादत करेंगी जिसमें रिवायती हरीफ पार्टियां मर्केल की अपने कंजर्वेटिव यूनियन और सोशल डेमोक्रेट्स शामिल हैं। मखलूत हुकूमत की तश्कील के बाद जर्मनी में सोशलिस्ट निजाम पर जोर दिया जा रहा है, तहम यूरोप के कर्ज बहरान के तहत जर्मनी का मौक़िफ़ बदलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। गजापट्टी के बेशतर मकामात हनूज ज़ेर-ए-आब हैं। मकामी माहीगीरों ने सैलाब में फंसे हुए लोगों को जरूरी अशिया फराहम करने और
انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے تعاون فراہم کیا۔ سیلاب میں پھنسے ہوئے افراد کو کمبل، غذا اور صاف پینے کا پانی مہیا کرایا جا رہا ہے۔ انسانی بنیادوں پر فلسطین میں کام کرنے والی یورپی تنظیموں نے غزہ کی حالت کو شدید تشویشناک قرار دیا۔